अनीता ने नीमा को बताया कि संध्या माँ बनने वाली है और प्रकाश उसे लेकर मेरी कजिन डॉक्टर भूमिका के पास ऑपरेशन करवाने ले गया था। वहीं से मुझे सारी जानकारी मिली। अनीता की बातें सुनकर नीमा को बड़ा झटका लगा। नीमा प्रकाश से दिलो जान से प्यार करती थी, तो क्या संध्या के पेट में प्रकाश का बच्चा था या बात कुछ और थी? चलिए जानते हैं। आज नीमा अपने भैया भाभी को सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से नैनीताल जा रही थी। शाम के 6 बजने वाले थे। तेज गति से भागती ट्रेन पल पल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। उसने उचटती नज़रों से डिब्बे का अवलोकन किया। लगभग 17-18 वर्ष की 3 लड़कियां सामने की बर्थ पर बैठी बातों में मशगूल थी। उनकी बेफिक्री और छोटी छोटी बातों पर भी खुलकर हंसने का अंदाज बता रहा था कि वे सभी स्टूडेंट्स हैं। अचानक उसके हाथों से पत्रिका फिसलकर एक लड़की के पैरों के पास जा गिरी। बड़ी शालीनता से उस लड़की ने पत्रिका उठाकर नीमा को पकड़ा दी। क्या नाम है तुम्हारा? नीमा ने स्नेह से पूछा। मेरा नाम राधा है और ये मेरी सहेलियां निशा और पिंकी हैं। हम तीनों दिल्ली के एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। छुट्टियों में रुद्रपुर अपने अपने घर जा रही हैं। आप भी? हाँ, मैं भी छुट्टियों में नैनीताल जा रही हूँ, उसने जवाब दिया। बहुत देर तक लड़कियों से गपशप करती रही। खाना खाते ही थकी हारी लड़कियां सो गई। राधा को देखकर आज उसे किसी की याद आ रही थी, क्योंकि उसकी शक्ल प्रकाश से मिल रही थी। इसलिए उसकी आंखों में नींद का नामो निशान न था। ट्रेन में बैठे बैठे ही वो एक बार फिर से अतीत के गलियारों में भटकने लगी। औरत चाहे कितनी ही पाषाण हृदय क्यों न हो, पर अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाती। शायद यही कारण था कि न चाहते हुए भी प्रकाश की यादें बार बार उसे तड़पा रही थी। जिस शक के कारण वह आवेश में आकर अपने प्यार को ठोकर मार आई थी, आज 15 साल गुजर जाने के बाद भी क्या उसे अपने जीवन, अपनी सोच से ठोकर मारकर निकाल पाई थी? शायद नहीं। उस पल को नीमा कभी भूल न सकी, जब उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को सुनकर प्रकाश का चेहरा जर्द पड़ गया था। पर उसके चेहरे पर किसी को छलने का भाव न था। बस था तो सिर्फ एक आश्चर्य मिश्रित क्रोध और अपमानित होने का भाव। शायद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस पर भी ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं, वह भी अपने प्यार के द्वारा। उसने बहुत कोशिश की थी नीमा को समझाने की, लेकिन नीमा के सामने उसकी एक न चली। पूरे 15 वर्ष गुजर गए। इन वर्षों में नीमा ने क्या कुछ नहीं पाया। अच्छी नौकरी के साथ साथ सभी सुख सुविधाएं, नहीं मिला तो जीवन की शांति और जीवन जीने का मकसद। उसके शादी न करने के फैसले को बदलने के लिए मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अंततः दोनों को ही उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। एक एक कर तीनों भाइयों की शादियां हो गई और जल्द ही वे सभी अपनी अपनी दुनिया में रम गए। उसके शादी न करने का दर्द लिए पहले मम्मी गई, फिर पापा भी ज़्यादा दिनों तक जीवित न रह सके। नीमा की जिंदगी पूरी तरह से वीरान हो गई। परिवार विहीन एकाकी जीवन से कभी कभी उसका मन बुरी तरह घबरा जाता। दिमाग चाहे जो तर्क दे, पर उसका दिल कहता उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। उसे आज भी याद है जब उसकी पहली मुलाकात अपने से 2 वर्ष सीनियर प्रकाश से हुई थी। वो कॉलेज में होने वाले डिबेट में वह उसका प्रतिद्वंदी था। लंबी कदकाठी का प्रकाश जितना देखने में हैंडसम था, उतना ही मेधावी भी था। अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ सौम्य, शांत और मिलनसार स्वभाव के कारण वह पूरे कॉलेज में काफ़ी लोकप्रिय था। डिबेट वाले दिन निश्चित समय पर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वो प्रकाश के सामने जा खड़ी हुई थी। डिबेट शुरू होते ही दोनों अपना अपना पक्ष एक दूसरे के सामने रखने लगे। दोनों के ही तर्क वितर्क बता रहे थे कि दिए गए विषय के वे दोनों मास्टर हैं। फिर भी थोड़ी देर में ही नीमा का पलड़ा भारी पड़ने लगा था। उसके एक एक शब्द अपने पक्ष को मूवी की भांति प्रस्तुत कर रहे थे, जो उसके प्रतिद्वंदी प्रकाश को भी हथियार डालने को मजबूर कर रहे थे। आखिर में उस दिन नीमा की तो जीत हुई और प्रकाश कंपटीशन के साथ साथ अपना दिल भी हार बैठा। उस दिन के बाद से नीमा सबकी नज़रों में प्रशंसा का पात्र बन गई। धीरे धीरे बढ़ती मुलाकातों के साथ वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गई। उन्हीं दिनों हॉस्टल में बीए द्वितीय वर्ष की एक छात्रा संध्या नीमा के रूम पार्टनर बन के आई। शबनम में नहाई गुलाब की पंखुड़ियों की तरह ताजगी भरा उसका सौंदर्य अद्वितीय था। संध्या जितनी सुंदर थी, उतनी ही सौम्य और सीधी सादी भी थी। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। बिना भेदभाव के वह नीमा के भी कई छोटे मोटे काम संभालने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच सगी बहनों सा प्यार हो गया। नीमा को लगता कि ईश्वर ने उसके जीवन में छोटी बहन की कमी पूरी कर दी है।
जब भी प्रकाश की चर्चा होती वो अक्सर बोल पड़ती, हाय राम, कितने हैंडसम हैं आपके प्रकाश जी। काश आपसे पहले मेरी नज़र पड़ गई होती तो ज़रूर उड़ा ले जाती। नीमा प्यार से उसे डांट देती, चुप कर पगली, यह क्या हाय हाय लगा रखी है। देखना एक दिन तुझे उनसे भी ज़्यादा हैंडसम पति मिलेगा। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, अभी तक तो जिंदगी ने हर मोड़ पर मुझे छलाई है। एक उदासी उसके गले से निकल पड़ती। देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ गया। परीक्षाएं नज़दीक आ गई। नीमा सारी मौज मस्ती भूल परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त हो गई। अब उसका ध्यान संध्या की तरफ कम ही रहता। समय पर परीक्षाएं शुरू हो गई। एक दिन नीमा परीक्षा देकर लौटी तो संध्या से बोली, चल संध्या, कहीं मौज मस्ती करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, अभी अगला पेपर पूरे एक हफ्ते बाद है। नहीं दी, आज नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसकी फीकी हंसी, उदास चेहरा और धीमी आवाज़ ने नीमा को चौंका दिया। क्या बात है संध्या, तुम इतनी बीमार सी क्यों लग रही हो। नीमा की सहानुभूति पाकर संध्या की आंखें भर आई, जिसे देखकर नीमा का कलेजा एक अनजानी आशंका से धड़क उठा। तभी अपने आंसुओं को पोंछकर हंसकर संध्या बोली, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है जिसके लिए मैं आपको परेशान करूं। जिस दिन आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, दिल में 2 महीने से जमा बातों का पुलिंदा आपके सामने ही तो बाँचूंगी। संध्या के आश्वासन से आश्वस्त वह फिर से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। जिस दिन नीमा अंतिम पेपर देकर लौटी तो उसे पता चला कि संध्या के मम्मी पापा आकर उसे ले गए। यूँ अचानक उससे मिले बिना संध्या का चले जाना उसे व्यथित कर गया। दूसरे दिन सुबह तैयार होकर वह चाय बनाने जा रही थी कि उसके बगल के कमरे में रहने वाली अनीता आ गई। चुपचाप बैठी अनीता के चेहरे पर आते जाते रंग नीमा की उत्सुकता बढ़ा रहे थे। क्या बात है अनीता, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। हाँ, तुमने ठीक समझा। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें संध्या के विषय में कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारी परीक्षा चल रही थी इसलिए चुप रही। वैसे भी तुम संध्या को इतना प्यार करती हो कि उसके विषय में कुछ बताना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। जाने कैसे रिएक्ट करोगी। फिर थोड़ा रुक कर वो बोली, शायद तुम्हें पता नहीं था कि संध्या माँ बनने वाली थी। वह डॉक्टर के पास गई थी अबॉर्शन के लिए, वो भी प्रकाश को साथ लेकर। डॉक्टर भूमिका मेरी कजिन है, जहाँ मैंने इन दोनों को देखा था। भूमिका से ही मुझे सारी जानकारियाँ मिल गई थी। इन दिनों प्रकाश के साथ चिपकी जाने कहाँ कहाँ घूमती रही थी। पूरे कॉलेज में लोग जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अनीता की बातों से आश्चर्य, शर्म और गहरी आत्मवेदना से छटपटा उठी थी नीमा। उसके जाते ही धम्म से अपने बिस्तर पर आ गिरी थी। उसका सारा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। अब तक प्रकाश पर रहा विश्वास तिनका तिनका कर बिखरने लगा था। फिर भी हिम्मत जुटा वो प्रकाश से मिलने चल दी थी। रास्ते में ही प्रकाश उसे मिल गया था। मिलते ही बोला, अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, साथ ही संध्या का मैसेज भी देना है। आश्चर्य है तुम इतना अच्छा अभिनय कैसे कर लेते हो, वह भी तब जब तुम्हारे और संध्या के बारे में पूरे कॉलेज में चर्चा है। अपने मुंह से निकले व्यंग को नीमा रोक न सकी। लोगों की मुझे परवाह नहीं, पर तुम तो मुझे ऐसे रुसवा मत करो। मैंने संध्या का साथ दिया था क्योंकि वो मुसीबत में थी। बाकी के सारे आरोप जो लोग मुझ पर लगा रहे हैं गलत हैं। गुस्से से सुलगती नीमा प्रकाश पर बरस पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारा दूसरा रूप इतना गिरा हुआ है। संध्या मेरी छोटी बहन जैसी थी, कैसे किया तुमने इतना बड़ा छल हम दोनों के साथ। नीमा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम्हारे दिल में जो आए फैसला करना। पर प्रकाश की बातें सुनने के लिए नीमा रुकी ही कहाँ थी। प्रकाश उसे पुकारता रहा, फिर भी नीमा ने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। मन में पाले प्यार को त्याग देने का कठोर फैसला कर नीमा दूसरे ही दिन रुद्रपुर आ गई। उसके बाद से ही उसने प्रकाश से अपने सारे संपर्क तोड़ डाले। न उसका कोई फ़ोन कॉल रिसीव किया, न ही उसे कोई कॉल किया। संध्या ने भी उसे कई कॉल करी, पर उसने उसका भी कॉल रिसीव नहीं किया और उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया। जल्दी ही नीमा अपनी नई जिंदगी शुरू करने दिल्ली आ गई। धीरे धीरे वो अपनी सारी पीड़ा और वेदना को नई दिशा देने में जुट गई। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वह इनकम टैक्स ऑफिसर का पद प्राप्त करने में सफल हो गई, जिसके साथ ही उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। काम की व्यवस्था ने अतीत में हुए धोखे को भुलाना आसान कर दिया। नीमा के बड़े भैया शेखर आजकल नैनीताल के एक कॉलेज में कार्यरत थे। भैया भाभी के बार बार अनुरोध करने पर वो एक लंबे अरसे के बाद नैनीताल जा रही थी। दोनों को सरप्राइज देने के चक्कर में उसने अपने आने की सूचना भी नहीं दी थी। वो अभी भी विचारों में ही खोई हुई थी कि तभी एक हिचकोले के साथ ट्रेन रुक गई। पता चला आगे कोई ट्रेन पटरी से उतर गई है। धीरे धीरे सरकती ट्रेन के रात 9 बजे से पहले नैनीताल पहुंचने का आसार नजर नहीं आ रहे थे। जाने कैसे उसके मन की बात और घबराहट को पढ़ राधा बोली, आंटी आप चिंता ना करें, आज रात हल्द्वानी में आप मेरे घर रुक जाइएगा और सुबह नैनीताल के लिए बस पकड़ लीजिएगा। वह असमंजस की स्थिति में थी, हाँ भी ना कह पाई और ना भी। थोड़ी देर बाद स्टेशन पर राधा के पापा उसे लेने आए।
राधा से नीमा के विषय में जानकारी मिलते ही बड़े सम्मान के साथ उन्होंने नीमा से अपने घर रुकने का आग्रह किया, तो वह टाल ना सकी। जब फ्रेश होकर वह खाने के टेबल पर पहुंची तो घर के लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। उसके साथ ही इंतजार कर रहा था एक ऐसा सरप्राइज जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे बढ़कर डाइनिंग टेबल का कोना न थामा होता तो शायद गिर ही जाती, क्योंकि सामने की कुर्सी पर प्रकाश बैठा था। अपने को संभाल कर बैठी तो राधा घर के सभी सदस्यों से परिचय कराते हुए प्रकाश की तरफ मुड़ी। ये मेरे सबसे छोटे चाचा जी प्रकाश हैं, यहाँ के एक कारपोरेशन में एमडी हैं। दोनों की आंखों में एक आश्चर्य मिश्रित झलक देखकर राधा बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? ऑफकोर्स जानते हैं, ये मेरी क्लासमेट नीमा है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे नीमा से मिलवा दिया। नीमा चुपचाप खाने की कोशिश करने लगी, पर एक भी निवाला उसके गले के नीचे उतर नहीं रहा था। किसी तरह कुछ खा पी कर वो बताए कमरे में सोने आई तो पीछे पीछे प्रकाश भी आ गया। पास ही रखी कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, इतने साल बीत जाने के बाद अब मैं न तुम्हें कोई सफाई देना चाहता हूँ, न ही इसकी कोई ज़रूरत रही। बस तुम्हारे नाम संध्या का एक पत्र आज तक मेरे पास पड़ा है, जिसे मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे मन में अपने लिए उमड़ती घृणा के कारण मैंने कभी कोशिश ही नहीं की तुमसे मिलने की। संयोग से आज तुम मिल गई हो तो तुम्हें वह पत्र दे रहा हूँ। अपनी बातें समाप्त कर प्रकाश ने जेब से एक पत्र निकालकर उसे पकड़ा दिया। संध्या का पत्र देखकर नीमा का पूरा शरीर एक बार सिहर उठा। हिम्मत करके कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। दीदी नमस्कार, मैं नहीं जानती कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो आप जैसी प्यार करने वाली बहन मुझे मिली। उसी के साथ जाने कौन सा ऐसा पाप भी कर आई थी जो नवीन जैसे लड़के से प्यार कर बैठी। जब मैं माँ बनने वाली थी उसी समय उसे अमेरिका जाने का मौका मिला। मैं उसके सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि वह मुझसे शादी करने के बाद अमेरिका चला जाए, लेकिन वह नहीं माना और चला गया। मैं घोर संकट में थी, आपकी परीक्षा चल रही थी, दूसरा कोई मदद करने वाला था नहीं, इसलिए मैंने सारा दर्द प्रकाश जी के साथ बांटा। वो जी जान से मेरी मदद में जुट गए। हम दोनों ने कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए, एबॉर्शन करवाती। उसके पहले ही जाने कैसे वार्डन ने मेरी तबीयत खराब होने की सूचना मेरे घर भिजवा दी। ज़बरदस्ती मेरे मम्मी पापा आकर मुझे घर ले जा रहे हैं। जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी प्रकाश जी यह पत्र आपको दे देंगे। आप कैसे भी करके यहाँ आकर मुझे ले जाइएगा, वरना मेरी सौतेली माँ मेरी क्या दुर्दशा करेगी यह मुझे खुद भी नहीं मालूम। प्लीज़ दीदी इस संकट से मुझे उबार लीजिए। आपके इंतजार में आपकी छोटी बहन संध्या। पत्र पढ़कर स्तब्ध नीमा सिर्फ इतना ही बोल पाई, अब कहाँ है संध्या? तुम्हारे हॉस्टल छोड़ने के 15 दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही तुमसे और तुम्हारे प्यार से मेरा मोह भंग हो गया। संध्या मेरी छोटी बहन जैसी थी। उसे बचाने के लिए मैंने काफ़ी बदनामियां भी झेली, फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। काश तुमने मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा किया होता तो आज संध्या जीवित होती। संध्या के जाने के बाद मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई कि मैंने सारी जिंदगी शादी न करने का फैसला कर लिया। प्रकाश की बातें समाप्त होते होते नीमा का मन हाहाकार कर उठा। बरसों से मन में दबी पीड़ा आंसुओं का सैलाब बन आंखों से उमड़ पड़ी। वह फूट फूट कर रोती रही। थोड़ी देर संभली तो बोली, कितनी तड़पी होगी संध्या मेरे इंतजार में। कितनी मजबूरी और निराशा में उसने इस दुनिया का मोह छोड़ा। मौत को गले लगाया होगा। मैं मरकर भी उसके प्यार का कर्ज नहीं चुका सकती। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी गलती माफ़ी के लायक ही नहीं है। पश्चाताप की आग में झुलसती नीमा का बुरा हाल देख प्रकाश से चुप नहीं रहा गया। वो उसे समझाते हुए बोला, खुद को संभालो नीमा। मैं शायद तुम्हें कभी माफ़ न करता, लेकिन अपनी गलती के पश्चाताप में तुम्हें टूट कर बिगड़ते देख मुझे लगने लगा है कि यदि आज मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो शायद इतिहास खुद को दोहरा देगा। अब नीमा के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वह अचानक उठकर प्रकाश की बाहों में समा गई। प्रकाश भी अपने आंसुओं को रोक न सका और उसने भी नीमा को बाहों में ले लिया। जब उन दोनों की प्रेम कहानी प्रकाश के घर वालों को मिली तो वो सभी बहुत खुश हुए और फिर उन दोनों ने पुरानी बातों को भुलाकर शादी कर ली। दोस्तों, हमें बिना पूरी बात जाने निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।